हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड रीडर बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लव डिफाइल्ड। तो देखने में बिल्कुल समझ आ रहा है कि यार ये कोई लव स्टोरी है। अब डिफाइल्ड वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो तो बेटा, डिफाइल्ड वर्ड का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इट मीन्स अशुद्ध, इम्प्योर। तो कहीं ना कहीं देख के समझ आ रहा है कि ये अधूरी या टूटी हुई एक लव स्टोरी है। तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको, एंड ये इंडिया पे ही बेस्ड है, यानी हमारे इंडियन ऑथर ने ही लिखी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। पूरे सेशन में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। एंड बिफोर वी मूव ऑन, जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। 8 से लेकर 12th क्लास तक हमारे चैनल पे आपको मिलती हैं सभी सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स। इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ अगेन, रीडर बुक हमें पता है थोड़े लेंदी यहाँ पे स्टोरीज होती हैं, तो स्टूडेंट्स को ना पढ़ने में बड़ी आलस आती है। सो यार मैं हूँ ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी कि एग्जाम तक जो है ना सब याद हो जाएगा। एंड बिफोर वी बिगिन, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द ऑथर। तो आपको याद रखने के लिए मैंने जो है ऑथर का यहाँ पे पिक्चर भी दिया है। हमारे राइटर हैं गिरिधर झा, जो कि 1936 से 2022 तक रहे हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, कि ये जो है ये पटना बेस्ड ही है। तो सभी पटना वाले खुश हो जाओ, ये आप ही के जगह के बेस्ड स्क्रिप्ट राइटर और जर्नलिस्ट रहे हैं। सो द राइटर इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन पटना। नाउ लेट्स थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्विकली रीड समथिंग अबाउट हिम कि उनके क्या क्या वर्क्स किए गए हैं। एन एल्यूमिनस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। एल्यूमिनस का बेटा मतलब होता है पूर्व छात्र, यानी आप अगर अपने स्कूल से निकल जाओगे तो आप भी उसके एल्यूमिनस कहलाओगे, बिकॉज आप वहाँ पे पहले पढ़ते थे। तो पटना यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। He is at present the Bihar correspondent of Mail Today, a daily newspaper of the India Today group, being published from New Delhi. Formerly a news editor of the Patna edition of the Hindustan Times, यानी न्यूज़ एडिटर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं भाई ये, है ना, स्क्रिप्ट राइटर भी रहे हैं। अब ये किस लिए जाने जाते हैं? ही इज नोन for his incisive reporting on different subjects written in beautiful prose. And if we talk about ये जो हमारी कहानी है, the present story Love Defiled was published in 1996 in the Hindustan Times, यानी दिल्ली एडिशन, यानी दिल्ली में जो हिंदुस्तान टाइम्स आता है 1996 में ये कहानी पब्लिश की गई थी। एंड ये माना जाता है कि दिस इज हिज ओन स्टोरी, लव डिफाइल्ड। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं टूटे हुए दिल की कहानी। ठीक है, सभी टूटे हुए आशिक बिल्कुल जो है ना दिल थाम के बैठे, क्योंकि कुछ इसी टाइप की कहानी यहाँ पे होने वाली है। अब अगेन, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द इंग्लिश, सो ओवर हेयर ही हैज़ यूज्ड मैनी ब्यूटिफुल वर्ड्स। उन्होंने अच्छे अच्छे सिनोनिम्स यूज़ किए हैं जिसके मैंने आपको मीनिंग बता दिए गए हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, लेट मी टेल यू। डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन में मिक्स लैंग्वेज में रखूंगी, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं ये पूरा लाइन पढ़ूंगी एंड आई टेल यू द समरी ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि बड़ी स्टोरीज होती हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। यू ऑल आर रेडी? चलो। इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर, डियरी, I'll marry you. I sounded maudlin as I clasped her hand tightly. अब ये आपको दिख रहा है, ये लाइन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है, विच मीन्स कि ये कोई इंसान बात कह रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली डायरेक्ट स्पीच। याद है कि नहीं भाई? पढ़ा है हमने ग्रामर सेक्शन में डायरेक्ट स्पीच। ये बोले हुए वर्ड्स हैं किसके? जो कि हमारी कहानी के नरेटर हैं। ये देखिए भाई, ये जो है अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि अगर मैं एक IAS ऑफिसर बन गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए कि भाई आप लोग बने हुए हो वीडियो में, तो मुझे फटाफट से जो है कमेंट सेक्शन में IAS का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से फटाफट से। लेट मी सी किस किस को पता है। ऐसा करके एक सेक्शन होगा नीचे, कमेंट्स करके लिखा होगा, वहां पे फटाफट से IAS का फुल फॉर्म बताओ विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो कहता है अगर मैं एक IAS ऑफिसर बन गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। आई साउंडेड मॉडलिन। अब मॉडलिन का मतलब होता है हाईली सेंटिमेंटल, मतलब ऐसे नहीं भावुक। कोई अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि जब मैं IAS ऑफिसर, हाथ पकड़ा हुआ है उसने, उसका है ना, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं, तो अपने हाथ पकड़ के कहती हूँ कि भाई अगर मैं IAS ऑफिसर बन गया तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगा, एकदम सेंटिमेंटल इमोशनल होते हुए। ठीक है। शी फ्लैश्ड हर डिसआर्मिंगली इंड्योरिंग स्माइल
put her hand on mine, the gently said with a glint in her eyes, and if for some reason you don't, then I'll marry you. She flashed her disarmingly enduring smile का मतलब है बेटा, disarmingly का मतलब होता है बहुत ही बोलते हैं ना चार्मिंग सी स्माइल होती है किसकी, एकदम वार्म, एकदम ऑनेस्ट, इनोसेंट सी, है ना, एकदम ऐसे जो है ना स्माइल, वैसे ही प्रेमी हो वो तो प्रेमिका की मुस्कान पे ऐसे ही मर जाता है, तो वही है कहीं ना कहीं उसकी स्माइल जो है उसको बहुत ही अट्रैक्ट करती थी। एंड जो है उस प्रेमिका ने अपना दूसरा हाथ उस पर रखा और कहती है कि अगर किसी कारण से तुम मुझसे शादी नहीं कर पाए तो मैं तुमसे कर लूँगी, यानी ये बातें इनकी चल रही हैं। इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट, अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट। विटी का मतलब ये है कि यार वो जो लड़की के बारे में, अब इस पूरी स्टोरी में आपको बता देती हूँ कि आपको फोकस कहाँ करना है। दो मेन कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये जो बॉय है हमारा नरेटर और एक जो गर्ल है जिसकी ये बात करता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें इसमें गर्ल की क्वालिटीज़ पता चलती हैं। विटी का मतलब है बहुत ही स्मार्ट, मैक्सिमम डिग्री तक वो स्मार्ट है, मेरी गलतियाँ, मेरा सब कुछ। यहाँ मेरी किसके लिए बोल रही हूँ मैं, इस लड़के के लिए जो नरेटर स्टोरी बता रहा है ना, सब कुछ समझ जाती थी वो। For 8 years we lived our lives together, becoming in the process emotional anchor for each other. यानी क्लियरली हमें ये याद होना चाहिए कि इनका जो रिश्ता है, इनका रिलेशनशिप 8 साल से है, यानी 8 साल से ये एक दूसरे के साथ हैं। तो हम समझ पाते हैं कि कितनी एक दूसरे की जो है गलतियां होंगी, एक दूसरे के नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, मूड स्विंग्स, सब कुछ इन्होंने देखा होगा, राइट। वी लाफ्ड, वी क्राइड, वी फॉट एंड वी invariably kissed and patched up. We were more than platonic lovers, taking things as they came. तो इन्होंने कहा हम हंसे हैं, रोए हैं, साथ में उठे हैं, बैठे हैं, हमने जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। अब ये कहते हैं we were more than platonic lovers। बेटा प्लेटोनिक का मतलब होता है ऐसे टाइप के लवर्स जो एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली हो, इंटीमेट रिलेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तो उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ में जैसी भी चीज़ें आती थी, चाहे मुश्किल वक्त हो, चाहे हमें एक दूसरे का किसी दूसरी चीज़ में साथ देना हो, तो उसमें भी हम थे एक दूसरे के साथ, लाइक यू नो लाइफ पार्टनर्स जिसे हम कह सकते हैं। सेपरेशन वॉज द लास्ट थिंग ऑन, यानी हमने ये सारा टाइम तो एक साथ देखा ही था, लेकिन एक दूसरे से जुदा होना ये हमारी आखिरी चीज़ थी जो हमने साथ में की थी। Our minds and we were labeled as the made for each other couple whose formal alliance was a foregone conclusion. Formal alliance का मतलब है कि they were a couple for a long time but अभी तक they were not married. तो formal alliance यानी लोग मतलब नहीं ऐसे कपल को देख के बोलते कि they are made for each other, यार एक दूसरे के लिए बने हैं, वैसे टाइप की कपल की यहाँ बात हो रही है। बस क्या बचा था उनके लिए कि एक formal alliance यानी एक्चुअल में जो है उनकी शादी हो जाए, ये बचा था। अब कहानी में यहीं पे ट्विस्ट आता है। आई नो सब जो है बिल्कुल इमेजिन कर रहे होंगे वही मेड फॉर ईच अदर कपल, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, देखो भाई। Destiny, however, had other ideas, यानी किस्मत के शायद कुछ और ही इरादे थे। Faced with parental opposition and bellicose kin, I developed cold feet when it came to tying the knot with the girl I had so passionately loved. So यानी किस्मत का, डेस्टिनी का कुछ और ही खेल था। दिक्कत क्या आई थी कि इसने जो है पैरेंटल ऑपोजिशन, पैरेंटल यानी क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा इनके रिश्ते को अपोज किया गया था। एंड बेलिको स्किन, बेलिको स्किन का मतलब है जितने भी रिश्तेदार थे, मतलब ऐसा है रेडी टू फाइट, लड़ने भिड़ने को तैयार थे। तो हो सकता है इनके बीच में कोई डिफरेंसेस रहे हों जो कि क्लियरली यहाँ मेंशन नहीं है। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, XYZ कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके घर वाले नहीं माने थे। और फिर क्या हुआ, ये जो नरेटर है, ये जो लड़का है, इसने खुद भी कोल्ड फीट बना लिए थे, यानी इसने खुद भी कोई एफर्ट्स नहीं किए फॉर द गर्ल हु ही पैशनेटली लव्ड, यानी 8 साल से देवर इन रिलेशनशिप बट स्टिल उसने जो है आगे उसके लिए कुछ भी नहीं किया। माई अर्ली जाइब्स एट दोज हु लव्ड एंड पार्टेड when it came to the crunch stared in my face as I cooked up 1001 excuses to snap my ties with her। तो यानी अर्ली जाइब्स का मतलब होता है, जाइब्स बेसिकली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको ना, आपकी पेरेंट्स ने किसी पार्टी में जाने से मना कर दिया है ना, तो आप जो है बस ना शुरुआत में ही बस टॉन्ट मारना चालू हो जाओगे हर छोटी बात में कि हाँ भाई हमें तो जाने को मिलता नहीं है, या फिर ऐसे ना दूर दूर से कोई ना कोई टॉन्ट आप मारने लगते हो। तो जाइब्स का मतलब बेसिकली होता है टॉन्ट टाइप के शब्द बोलना, है ना, ताना देना किसी को। तो वही है कि जो मेरे लव्ड वंस हैं, जो उनको फिर जो है लड़का ताने वाने भी थोड़े सुनाने लगा, इतने सारे जो है वो एक्सक्यूजेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी जो है काम नहीं बना। Having had an impartial assessment of my grey cells coupled with my inability to burn the midnight oil,
I had already decided to spare the bureaucracy from myself, falling back upon journalism which my girlfriend always wanted me to pursue. तो अभी तो ये जो है खुद ये बंदा क्या बनना चाहता था, IAS ऑफिसर, लेकिन उसने जो है अपना देख लिया अपना ग्रे सेल्स। अच्छा, ग्रे सेल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेन को कहा जाता है। थिंकिंग एबिलिटी जो ब्रेन की होती है उन्हें ग्रे सेल्स भी कहा जाता है। तो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग की बत्ती जो है इतना मेरा साथ देगी नहीं, मुझसे तो ना हो पाएगा। एंड कपल्ड विद माई इनएबिलिटी टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल बेसिकली क्या होता है, रात दिन जो मेहनत करना उसे कहता है। तो कहता है अब मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी मतलब एबिलिटी रही है कि मैं इतनी मेहनत करूँ। तो उसने सोचा कि भाई अब जो है मैं ये जो है टू स्पेयर द ब्यूरोक्रेसी, यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड ये काम, इतना सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई दिन रात करने से अच्छा जो है मैं ये छोड़ देता हूँ एंड मैं जो है जर्नलिज्म फॉलो करता हूँ, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा से चाहती थी। A beauty who never failed to turn many heads, she was least conscious of her charms, which often made me realize that her real beauty was actually not visible to the naked eyes. यानी वो अब जो है यहाँ पे फिर से उस लड़की की ही बात हो रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक वो बता रहे हैं कि शी वॉज सो ब्यूटीफुल बट स्टिल वो खुद की ब्यूटी को नहीं पहचान पाती थी। लेकिन अब मुझे, यानी मैं जो लड़का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी इट वॉज नॉट ओनली फिजिकली बट अंदर से जो शी वॉज रियली ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज शी वॉज वेरी प्योर, शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, राइट, एंड शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो इस वे में जो है वो उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हर रियल ब्यूटी वॉज एक्चुअली नॉट विजिबल टू दी नेकेड आइज, यानी आंखों से दिखने वाली ब्यूटी नहीं, इट इज द वन दैट इज विद इन। क्लियर है भाई? हर सिंप्लिसिटी रैन कॉन्ट्ररी टू माई प्रोक्लिविटी ऑफ ओवर डूइंग थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे अगर गोरा तो काला, ऊपर तो नीचे, तो वैसे ही कहता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सहजता जो थी वो मुझसे बिल्कुल अलग थी टू माई प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब यहाँ मैंने क्या कहा, राइटर ने बहुत अच्छे सिनोनिम्स, पर्यायवाची वर्ड यूज किए हैं। तभी मैं आपको कहती हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो, सो दैट आप कोई भी पैराग्राफ लिखो, कोई भी आंसर लिखो, उसमें आपको बहुत मदद मिलती है। लाइक मैनी स्टूडेंट्स आस्क मैम पैराग्राफ राइटिंग, अब देखो 100 तरह के पैराग्राफ्स हैं, कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम सिंपल वर्ड्स के सिनोनिम्स देखा करो। लाइक टेंडेंसी एक सिंपल वर्ड है, इसका सिनोनिम हो गया प्रोक्लिविटी, तो ये बन जाती है एक बहुत ही बढ़िया राइटेड स्टोरी, है कि नहीं? क्लियर हुआ? अब आ जाओ इसका मतलब बताती हूँ। तो राइटर ये कहना चाहता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड की सिंप्लिसिटी है वो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी टेंडेंसी है कि मैं चीज़ों को ओवरडू कर देता हूँ, यानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, या एक चीज़ करूँगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा उसमें डूब जाऊँगा, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है। Tall, boorish, and just short of being called an anthropologist's delight, my insecurities made me more voluble about my seemingly non-existent qualities. तो यानी अब ये जो है अपनी थोड़ी सी अपना खुद का डिस्क्रिप्शन देता है, अपनी काइंड ऑफ जो है बुराई करते हुए कि टॉल हूँ, बुरिश हूँ, एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिलाइट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली कौन होता है? कोई एक ऐसा इंसान जो ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ह्यूमन मूड स्विंग्स होते हैं, उसके बारे में साइंटिफिकली स्टडी करे, है ना। तो कहता है मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं मुझे जो है एकदम ऐसा बना दिया है कि मैं अपनी खुद की नॉन एग्जिस्टेंट क्वालिटी के बारे में फ्लुएंटली बात करता जाता हूँ, यानी फेंकता हूँ मैं अपने बारे में कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? चलो लेट्स सी मोर। The louder I talked about my virtues, the faster I made a fool of myself. यानी बोलता है कि मुझे ऐसी बातें थी, मैं खुद के बारे में ही बात करते रहता था और फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही बेवकूफ़, आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि नहीं, दो लोग अगर साथ में हो ना, दो फ्रेंड्स भी होते हैं तो काइंड ऑफ ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। लाइक ऐसे केस में होता है कि जैसे अगर एक फ्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, अपने बारे में भी बोलता है और इधर उधर की बातें भी करता है, लेकिन दूसरा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शांत। तो ये एक काइंड ऑफ बैलेंस होता है, राइट। स्टिल शी वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टूड मी, ओवरलुक्ड माई शॉर्टकमिंग्स एंड मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो वो तभी कहता है कि मैं ऐसा था एंड शी वॉज ऑपोजिट, सो शी वॉज एबल टू काइंड ऑफ बैलेंस मी। तो तभी वो कहता है कि वो एक ही थी जो मुझे समझ पाती थी, है ना, वही सब मेरी चीज़ें समझ पाती थी कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूँ। ओवरलुक्ड माई शॉर्टकमिंग्स, ओवरलुक्ड का बेटा मतलब यहाँ होता है नज़रअंदाज। मेरी शॉर्टकमिंग्स यानी मेरी जो गलतियाँ हैं, मेरे इनपरफेक्शंस हैं, मेरी फुलिशनेस है, उन सभी को वो नज़रअंदाज करती थी
और मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करवाती थी, यानी वो उसे हर काम में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। For many years, I visualized my life as totally barren without her. Barren basically क्या होता है? Barren हम usually land को कहते हैं जो कि पूरा सूखा नहीं पड़ जाता है, barren land। तो वैसे ही वो सोचता है कि मैंने जो है अपनी ज़िंदगी, वो लोग तो वैसे भी 8 साल के लिए साथ में थे, तो ये लड़का कहता है कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी जो है ऐसा सोच रही थी, इफ़ शी इज़ नॉट देयर देन ये तो बिल्कुल ही खाली पड़ जाएगी, एक सूखा लैंड नहीं होता है वैसी हो जाएगी, है ना। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ अनइमेजिनेबल फॉर बोथ ऑफ देम कि वो अपना सेपरेशन जो है इमेजिन कर पाए, ठीक है। शी वॉज माई लाइफ फोर्स, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माई ऑल्टर ईगो, ऑल रोल्ड इनटू वन। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको पूरी स्टोरी में मैक्सिमम जो है गर्ल के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा कि शी वॉज सो सपोर्टिव, यानी वो उसके लिए लाइफ फोर्स थी, उसके लिए सब थी, उसका सपोर्ट थी, है ना, उसको इंस्पायर करती थी, वो प्रेरणा देती थी, राइट। लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बीइंग स्लाइस्ड ऑफ व्हेन आई डिसाइडेड टू से गुड बाय। अब जो है क्योंकि पेरेंटल ऑपोजिशन था, उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे और वो लड़के ने खुद भी जो है इतना एफर्ट नहीं दिखाया कहीं ना कहीं, है ना। आईएएस, क्योंकि वो कहता था कि मैं अगर आईएएस बनूंगा तो तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ना वो आईएएस बनना उससे हो भी नहीं पाया, इतनी मेहनत, है ना। उससे मतलब जबान तो दे दी उसे, लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। सो लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बींग स्लाइस्ड ऑफ। बेटा स्लाइस ऑफ का मतलब होता है किसी को काट के निकाल देना। जैसे आप एप्पल खा रहे हो तो आपने एप्पल का एक पीस स्लाइस ऑफ करके निकाल दिया, तो वैसे ही लड़का सोचता है कि भाई जब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अलविदा कहूँगा, उसे ये बात बताने जाऊँगा, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे जो है लाइफ का एक हिस्सा मुझसे निकाल दिया गया है। शी वॉज वेयरिंग अ कैनरी येलो ड्रेस, माई फेवरेट, when I called her for the last time। तो ये बताता है कि जब आखिरी बार उसने उसको मिलने के लिए बुलाया था, she was wearing a canary yellow dress। कैनरी बेसिकली जो है एक लाइट येलो कलर का ड्रेस होता है जो उसने पहना हुआ था, एंड ये बताता है कि वो मेरी फेवरेट ड्रेस थी। With myriad thoughts crowding my mind, I entered the restaurant with trepidation, rehearsing flimsy excuses, adding lachrymose sentimentally to my side of the story, so ingeniously laced with all kinds of mundane reasons ranging from caste, creed, culture and language to sheer helplessness, my tragic flaw of character and our stormy future। तो बोलोगे मैम इतना बड़ा पैराग्राफ है, हम तो घबरा गए। घबराओ नहीं, बहुत ईजी है। देखो माइरियाड यानी क्या होता है? काउंटलेस, अनगिनत। अब तुम खुद इमेजिन करो कि पीपल, एक कपल है हु आर लाइक टुगेदर फॉर 8 years, ठीक है। अब ना बिकॉज ऑफ XYZ रीजन दे हैव टू गेट सेपरेटेड, है ना। एंड कहीं ना कहीं उस लड़के की हम मान सकते हैं कि माइनस पॉइंट रहा है कि उसने खुद भी ना एफर्ट दिखाया, ना उससे IAS बनने की मेहनत हो पाई, ताकि वो बनता तो वो भी अपने कॉन्फिडेंटली पेरेंट्स को कह सकता है, वादा पूरा कर सकता, कुछ भी स्टेप ले सकता, लेकिन नहीं। तो अब जो है उसके दिमाग में जब वो उससे बात करने जाएगा तो वो घबराया हुआ है। एंड अगेन क्योंकि हमें लड़की का कैरेक्टर पता है, शी इज़ सो हम कह सकते हैं सिंपल, शी इज़ सो इनोसेंट एंड शी इज़ सो ऑनेस्ट, तो उसके सामने बोलने में तो वो और घबरा रहा था। तो यानी इसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स जो है चल दौड़ रहे थे बिल्कुल। और जब वो रेस्टोरेंट में उसको बुलाया होगा, जब वो वहाँ पे एंटर किया, सो ही एंटर्ड विद ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एक घबराहट वाली फीलिंग, एंजाइटी की, डर की, है ना, कि मैं कैसे बात करूँगा। रिहर्सिंग फ्लिम्जी एक्सक्यूजेस। अब रिहर्सल का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हें कहीं एक्टिंग करने जानी है तो तुम रिहर्स करते हो। होता है ना कि कभी तुमको टीचर को कुछ बोलने जाना है तो तुम पहले ही रिहर्स करते हो कि ऐसे बात करूँगा। तो वैसे ही वो जो है कहीं ना कहीं बहाने रिहर्स कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल रीज़न तो था नहीं, तो वो बहुत सारे बहाने रिहर्स कर रहा था कि वो उसे जाके क्या बताए। एडिंग लैक्रिमोस सेंटिमेंटैलिटी टू माई साइड ऑफ द स्टोरी सो इंजीनियसली, यानी वो कहता है कि अब जो है मैं थोड़ा, जैसे अगर हम हिंदी में कहें तो इमोशनल अत्याचार होता है ना, इमोशनली बिल्कुल जो है ब्लैकमेल करूँगा उसको कहीं ना कहीं मैं, है ना, सेंटिमेंटैलिटी, इमोशंस डाल दूंगा उसमें, एक बार चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखा के, बिल्कुल बच्चे जैसा कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ, कि बहुत सारे उसने रीजंस बता दिए कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, कास्ट का प्रॉब्लम है, कल्चर का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ऐसे टाइप का अपने आप को बेचारा दिखा के जो है उसने बिल्कुल ही बिगाड़ दिया उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं, राइट, जो कि वो साथ हो सकते थे। सो ये कहानी है भाई। अब आगे देखते हैं। शी हर्ड माई कॉक एंड बुल स्टोरी पेशेंटली, never showed any emotions and insisted on footing the bill। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब बिल्कुल ज़रूर नोट डाउन करना। कॉक एंड बुल स्टोरी किसे कहा जाता है? एक ऐसी स्टोरी जिसका कोई सर पैर नहीं हो, अनरीजनेबल स्टोरी।
मतलब अगर तुम्हें वो कोई बात बता रहा हो तो तुम्हें क्लियरली समझ आए कि क्या फालतू बात बोल रही है, राइट। सो अनरीजनेबल स्टोरी यूज फॉर एन एक्सक्यूज। तो यूजुअली आप ये स्टोरी या बहाना बनाते हो, जैसे स्कूल में है छुट्टी तुमको चाहिए हो या तुमने छुट्टी ले ली हो तो टीचर को उल्टे सीधे बहाने बनाओगे, है ना। बहुत ही बड़ी सी कहानी है, स्कूल में किसी दिन लेट पहुंच गए तो कहोगे मैम आपको पता है जब हम आ रहे थे तो रास्ते में इतना बड़ा तूफान आया, फिर हम उस तूफान से निकल गए, फिर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर सामने एक बहुत बड़ा जो है शेर आ गया। तो यानी ऑफकोर्स बोलोगे मैम ये तो क्या ही कहानी है। तो यानी एक ऐसी अनरीजनेबल सी फालतू सी कहानी जो कि एक्सक्यूज़ के लिए बनाता है। तो वही है, उस लड़की ने उसकी ऐसी अनरीजनेबल कॉक एंड बुल स्टोरी सुनी शांति से, वो यानी अब भी देखो वो बंदी कितनी ज़्यादा सॉर्टेड आउट है कि बिना कोई इमोशन दिखाए वो जो है कहानी सुन रही थी। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर, यानी अब ये बंदा पूछता है कि यार इसने तो सब कुछ शांति से सुन लिया, और कहता है कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं है मुझसे। I asked with moist eyes and choked voice, all affected। तो यानी क्योंकि उस बंदे की बोलते हुए आंखें नम थी और आवाज़ जो है बाहर ही नहीं निकल रही थी। She clasped my hand with both hands। clasped का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही टाइटली होल्ड करना। तो वो बंदी उसका हाथ पकड़ के कहती है How can I have complaints against a man who has given me so many moments of happiness। यानी अब भी she is so positive, कितनी अच्छे से उस चीज़ को वो डील कर रही है कि मुझे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है विद अ मैन जिसने मुझे इतने सारे मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस दी, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, राइट। तो यानी अब हमको गर्ल का कैरेक्टर कितना पॉजिटिव दिख रहा है इसमें एंड सो सेंसिबल। आई थिंक इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, आगे और कहती है वो, I should not be so mean as not to feel happy for you. Goodbye and take care। तो वो क्लियरली कहती है अगर तुम इसमें खुश हो, है ना, तुम्हें अगर आगे कुछ और परस्यू करना है, तुम नहीं चाहते हो ये करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो, मैं कोई मतलब ही नहीं हूँ, है ना, कि तुमको अपनी खुशी के लिए साथ रखूँ। इफ़ यू आर हैप्पी दैट वे इट्स फाइन, गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। दैट वॉज द लास्ट आई सॉ ऑफ हर, यानी आखिरी बार देखा था इस ऑथर या नरेटर ने उन्हें। I fought shy of inviting her to my wedding and never mentioned about her to my wife। यानी इस बंदे ने, उसको इतनी शर्म आ रही थी कि उसने जो है अपनी शादी तक उसको में नहीं बुलाया एंड उसकी वाइफ को जो है कभी भी नहीं बताया इसकी ऐसी स्टोरी के बारे में। Her dad had been transferred in the meantime and the story of my romance appeared to be part of my cherished memory। and इसी टाइम में जो है जो लड़की थी उसके डैड का भी ट्रांसफ़र हो गया, तो यानी अब आसपास भी नहीं रहते, और जो है इसकी लव स्टोरी एक जो है ना कहानी की तरह, एक मेमोरी की तरह बनी रह गई। तो अब लग रहा होगा बच्चों को कि मैम कहानी ख़त्म नहीं, भाई आगे का ट्विस्ट आना बाकी है। अभी तो ये कहानी ख़त्म हुई, अब आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। माई लाइफ फॉर 8 years सीम डेड। अब लग रहा था और आगे 8 साल तक तो उसको जो है लाइफ, 8 साल और हो गए थे आगे, है ना। 8 साल का तो उनका रिलेशनशिप था, अब शादी हुई, अब 8 साल बाद की कहानी है। सो ये कहता है माई लाइफ फॉर 8 years सीम डेड अंटिल अ फोन कॉल ब्रॉड बैक कैस्केड्स ऑफ नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट्स। यानी अब 8 साल बाद उसे आता है एक टर्न टर्न करके फ़ोन कॉल, और कैस्केड्स, कैस्केड्स का मतलब होता है एकदम से नहीं, पानी बहुत ज़्यादा भरते हुए नीचे आता है इन बिग क्वांटिटीज़। यानी कैस्केड्स ऑफ नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट्स। नॉस्टैल्जिक यानी पुराने आपके पास्ट की कोई ऐसी बात हो, कोई यादें हों, तो एकदम से जब उसे वो फ़ोन कॉल आया तो पुरानी सारी यादें एक फ्लैशबैक की तरह आ गई उसके दिमाग में। तो अब सब यही सोच रहे हैं मैम क्या फ़ोन कॉल है। शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। अदर साइड ऑफ द लाइन यानी फ़ोन लाइन, फ़ोन के दूसरी साइड पे वो बात कर रही थी। एग्जैक्टली 2 years लेटर इन्वाइटिंग मी टू हर वेडिंग। यानी अब जो है वो मुझे अपनी शादी में इनवाइट कर रही है। I had realized my monumental folly of having let go of her and I resolved to attend her wedding, unescorted my better half of course। तो कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि मैंने कैसी बेवकूफ़ी सी चीज़ कर दी थी कि मैंने उसको जो है एकदम से ही छोड़ दिया, उसको अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया, कुछ कांटेक्ट भी नहीं रखा, जबकि वो तो इतनी अच्छी से मेरे साथ रह रही है, और उसने सोचा कि मैं जो है इसकी वेडिंग अटेंड करूँगा। अनएस्कॉर्टेड यानी अनअटेंडेड, यानी अपनी वाइफ को जो है ऑफकोर्स वो साथ में नहीं लेके गया था, राइट। तो अब देखो भाई वेडिंग में जाते हैं, ये क्या होता है देखना। As I shook hands with her husband, a handsome IAS officer, at her reception, she flashed her disarmingly endearing smile। यानी अब जो है वो जाता है शादी में, तो उसका हस्बैंड होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का,
तो उससे जब वो हाथ मिलाता है पता चलता है भाई कि वो एक IAS ऑफिसर है। एंड देन अगेन वही लाइन वापस आती है, हर डिसआर्मिंगली इंडियरिंग स्माइल, यानी उसकी बिल्कुल ही जो है एकदम ऑनेस्ट सी, वार्म सी, ओपन हार्टेड वाली स्माइल देख के कहती है, मीट माई हस्बैंड, हाउ स्ट्रेंज, ही वॉन्टेड टू बी अ जर्नलिस्ट। यानी अपने अभी वाले हस्बैंड से मिलाते हुए कहते हैं कि इससे मिलो, देखो कितनी अजीब सी बात है, ये भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, बट ही इज एन IAS ऑफिसर। I struggled to retain my plastered grin when her hubby told me. प्लास्टर्ड ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है ऐसे दांत दिखा के, बत्ती सी दिखा के हंसना। प्लास्टर्ड का मतलब होता है बिकॉज अब वो बहुत खुश तो था नहीं, मजबूरन उसे बस ऐसे होता है ना कुछ कुछ जगह जहाँ आपको वैसे बस ऐसे स्माइल चिपकानी पड़ती है, तो वो जो है बिल्कुल ही अपनी मुस्कान रखे हुआ था जब उसके एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड उसे क्या कहता है, थैंक्स बट फॉर यू आई वुड नॉट हैव गॉट हर, स्टिल आई वंडर व्हाई ऑन अर्थ डिड शी हैव टू लीव अ गाय लाइक यू। मतलब उस लड़की ने उसके बारे में उसे सब बताया था, और सब यानी अच्छा ही बताया था। क्यों? क्योंकि वो उसको कहता है कि थैंक्स, तुम्हारा ही तो शुक्रिया है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मुझे ये नहीं, अगर तुम इसे नहीं छोड़ते तो मुझे ये नहीं मिल पाती। लेकिन मुझे फिर भी आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ये बेचारी शादी क्यों नहीं कर पाई, यानी इतना अच्छा लड़का इसे क्यों छोड़ना पड़ा। तो यानी उस बंदी ने अभी भी जो है इसके लिए इतनी पॉजिटिव बातें बताई थी। For a while it looked as though I had lost all reasons to live, यानी इसे इतना बुरा लग रहा था कि the girl who was so nice to her and for those many years वो उसके साथ अच्छी थी, उसके बाद भी she was very good। तो ऐसे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही बड़ा फूल हूँ यार, मेरे को तो लग नहीं था मैं क्यों जीऊँ। मतलब इसके साथ एक तो मैंने इतना जो है इसको हर्ट किया, देन टू शी वॉज वेरी फाइन, आई गॉट मैरिड, आई डेंट इन्वाइट हर, ना कि इसने अपनी वाइफ को भी बताया उसके बारे में। लेकिन ऑन द अदर हैंड द गर्ल इज सो नाइस टू हर, सो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना डीमोटिवेटेड हो गया था। सो यानी अब वो जो है बिल्कुल ही अपने आप में रिग्रेट सा फील कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहता है देखो, हेयर वॉज अ वुमन हु वॉज डिच्ड बाय मी and yet had no hesitation in not only giving me a clean chit but also telling her husband about her past prior to embarking upon the conjugal life। यानी देखो भाई ऐसा, मतलब अभी उसके सामने क्या चल रहा है, सोचो कि एक ऐसे लड़के जिसको उसके द्वारा कहीं ना कहीं डिच्ड, बेसिकली धोखा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यार उसने अपना वादा नहीं निभाया, जो उसको एफर्ट्स करने चाहिए थे, फॉर 8 years दे वर टुगेदर, तो वो उससे नहीं किए। एंड स्टिल उसके बाद भी उस बंदी ने उसको अपनी शादी में बुलाया, एक क्लीन चिट दी कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और दूसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो उसने अपने हस्बैंड को भी अपने पुरानी लाइफ के बारे में बता दिया, यानी अपॉन द कॉन्जुगल लाइफ, कॉन्जुगल यानी अपनी मैरिटल रिलेशनशिप चालू करने से पहले उसने सब कुछ क्लियर किया, यानी हाउ प्योर शी वॉज फ्रॉम इनसाइड आउट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I realized I was also ugly from within, and despite our 8 years of togetherness, her goodness had not rubbed off on me in any way। यानी वो कहता है जीवन में पहली बार मुझे ऐसा रियलाइजेशन, यानी अंदर ही अंदर उसको अपने लिए बुरा लगने लगा कि मैं जो है सिर्फ बाहर से ही नहीं, मैं तो ना अंदर से भी ऐसा लगता है बहुत ही अगली हूँ, बहुत ही खराब सा हूँ, जो मैंने उसके साथ ऐसा किया और उसके बावजूद जो है उसने मुझे माफ़ तक कर दिया और इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी की। और बोलता है कि 8 साल एक साथ रहने के बावजूद भी और इतना अलग होने के बाद भी उसकी जो गुडनेस है, यानी हम कहते हैं ना अच्छाई कहीं नहीं जाती है। कभी कभार कुछ लोगों को लगता है अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है वैसा, लेकिन एट दी एंड यार कहीं ना कहीं अच्छाई कहीं नहीं जाती। चाहे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन यू योर सेल्फ फील हैप्पी। देखो खुद का सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि तुम अच्छे हो तो तुमको दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं। अच्छे होने का मतलब यह है एट नाइट इफ़ यू आर एबल टू स्लीप पीसफुली। तो आज इसके साथ वो केस था कि यार वो खुद में इतना सॉरी फील कर रहा था कि वो कैसे प्रायश्चित करे चीज़ों का। सो उसको वो ये लास्ट में ये कहता है, हर गुडनेस यानी उस लड़की की जो अच्छाई है हैड नॉट रब्ड ऑफ। रब्ड ऑफ यानी जो है आप, ऐसा होता है ना किसी इंसान के साथ बहुत टाइम रहते हो तो उनकी आदतें, उनके कैरेक्टर्स आप में आने लगते हैं। घर वालों के साथ रहो, किसी ऐसे दोस्त के साथ रहो, है ना, तो उसके जैसे अपन थोड़े बनने लगते हैं। तो वही कहता है कि यानी इतने सालों तक जो है उसकी अच्छाई मुझसे जो है रब नहीं हुई है, यानी मेरे से वो चीज़ें नहीं हटी हैं, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को अच्छे से अभी तक याद रख सकता हूँ। राइट, सो ये थी जो हमारी लव डिफाइल्ड की कहानी, कि कैसे हमने दो कैरेक्टर्स के जो है दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बिहेवियर किस तरह से वो थे समझे हैं, एंड कहीं ना कहीं इस
पूरी स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर रहा है, जो कि तो गर्ल है, उसके अराउंड सराउंड किया है एंड कैसे उसकी अच्छी चीज़ों को इस पे हाईलाइट किया गया है। आई होप काफ़ी टचिंग स्टोरी रही है भाई ये, एंड क्लियर रहा होगा इसका मीनिंग पूरा। सो विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ लव डिफाइल्ड। कहानी पसंद आई हो, कैसी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी थी, बोरिंग लगी है कहानी, या बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक या दिल दुखाने वाली, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना है ना, ताकि सब जल्दी से इसको पढ़ सकें एंड अच्छे मार्क्स ज़रूर स्कोर कर सकें। आपको फटाफट से बता देती हूँ भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है फ्री एजुकेशन, एंड हमारा चैनल दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ये हमारे सारे टॉप कोर्सेज हैं, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी चाहते हैं, आप नोट्स लेना चाहते हैं, आप इस पूरा जो है रीडर बुक का प्लेलिस्ट चाहते हैं, तो सभी की लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, आप जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसी के नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 लव डिफाइल की एक्सरसाइजेस यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी ज़रूर बने रहना। टिल देन गुड बाय एंड सी यू ऑल।